हेलो एंड वेलकम टू वाइस आईएएस। माय नेम इज़ ऋषि एंड इस वीडियो में हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 7th की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बट इसमें हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया। ये है पार्ट 1, पार्ट 2 कल आएगी। ओके, इस वाले चैप्टर में मैं अभी एक टाइमलाइन बता रही हूँ, पहले आप लोग उसको नोट कर लो। उसके बाद हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़, रिलीजियस पॉलिसीज़, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थे जब बाबर आया तो इंडिया में, एंड देन अकबर की राजपूत पॉलिसी, ऑफ कोर्स उनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हम लोग इस वाले चैप्टर में सब देखने वाले हैं। सो एक टाइमलाइन नोट कर लो कि 1526 से लेकर के 30 तक, मीन्स 1526 में बाबर आया था। आप लोगों को पता होगा ना, इफ़ आप लोग किसी को अगर थोड़ा सा भी बेसिक्स पता होगा तो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था मैंने पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। इफ़ आपने नहीं देखा तो आप उसको देख के आइए। ओके, सो पानीपत के बैटल में इब्राहिम लोदी हार गया था एंड उसके बाद बाबर आया इंडिया में। दैट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ 1526 से लेकर के 1530 तक बाबर रहता है। ओके, फिर 1530 से लेकर के 1540 तक हुमायूं रहता है पावर के ऊपर। एंड आप देखोगे जब ये हुमायूं आता है ना तो इसकी लड़ाई हो जाती है, सूरी डायनेस्टी होती है उस टाइम पे। सूरी कौन होते हैं? अफ़गान्स होते हैं, ठीक है। तो उनका जो राजा होता है शेर शाह सूरी, उसके साथ ही हुमायूं की लड़ाई हो जाती है। एंड उसके बाद में फिर क्या होता है ना कि ये जब शेर शाह सूरी वगैरह जब जीत जाते हैं, जब सूरी डायनेस्टी जीत जाती है तो 1540 से लेकर के 1555 तक दिल्ली एंड आगरा वाले रीजन पे रूल करती है कौन? सूरी डायनेस्टी, ठीक है। फिर 1555 में हुमायूं वापस आ जाता है, क्योंकि हुमायूं भाग चुका होता है। जब वो हार जाता है ना तो वो भाग जाता है। तो उसके बाद वो 1555 पे वापस आता है। बट जब वो वापस आता है ना तो उसके सून मतलब उसके बहुत जल्दी ही विद इन अ ईयर और 2 ईयर उसकी डेथ हो जाती है हुमायूं की, ठीक है। फिर 1556 से अकबर का रूल आता है एंड 1605 तक अकबर का रूल रहता है। 1605 से लेकर के जहांगीर पावर के पे रहता है। एंड जब जहांगीर आता है ना तो उस टाइम तक आप देखोगे कि यूरोपियंस आ चुके थे इंडिया में। लाइक पोर्तुगीज़ तो 1498 में ही आ गए थे, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। बट 1605 तक डच, इंग्लिश, ईस्ट इंडिया कंपनीज एंड ऑल, ये सब मतलब ऐसे लोग आ चुके थे, ठीक है। तो जहांगीर पावर पे कब तक रहता है? 1628 तक। एंड 1628 से लेकर के 1658 तक शाहजहाँ रहता है पावर पे। एंड एक सेकेंड, मैंने स्लाइड बनाया था इधर, यस। एंड औरंगज़ेब रहता है 1658 से लेकर के 1707 तक। एंड आप देखोगे कि जब औरंगज़ेब के बाद में जितने भी मुगल्स आते हैं ना, उनको मुगल्स नहीं, उनको लेटर मुगल्स कहा जाता है। लेटर मुगल्स क्यों? क्योंकि जब तक औरंगज़ेब पावर के पे रहता है तब तक तो सब कुछ ठीक रहता है। एक्चुअली चीज़ें बिगड़ना औरंगज़ेब के टाइम से ही शुरू होती हैं, बट वो चीज़ें थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। मॉडर्न नहीं, मेडिवल ही कह सकते हो, बट स्टिल अ काइंड ऑफ यू कैन से मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट, मतलब जब पढ़ते हो तो वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन एकदम ही ख़राब हो गई ना जब लेटर मुगल्स आए, क्योंकि जब औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर आए ना एकदम वो लायक नहीं थे, कहते हैं ना बिल्कुल नालायक थे वो लोग। सॉरी, डोंट माइंड, बट सब लोग यही कहते हैं तो मैं भी यही कह रही हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे मुगल एम्पायर क्या होता है? बहुत ही वीक हो जाता है एंड मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एज यूजुअल, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, अभी आगे चलते हैं। आप लोग ये टाइमलाइन नोट कर लेना, ठीक है, एंड जो मैंने बताया वो भी। और फिर आते हैं, हु वर मुगल्स? मुगल्स थे कौन आखिर? अब यहाँ पे लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में डिसेंडेंट ऑफ मंगोल्स और तैमूर। मतलब एक क्वेश्चन ही मैंने पूछा आप लोगों से कि मंगोल्स के थे या तैमूर्स के थे, क्योंकि हर बुक में तो ये लिखा होता है ना कि वो लोग डिसेंडेंट थे किसके? मंगोल्स एंड तैमूर के। मंगोल्स मैंने बताया था ना कौन थे, चंगेज़ खान वगैरह जब इन्वेड किए थे इंडिया को। आप बताओ कि किसके टाइम पीरियड के रेन में, किसके रेन में मंगोल्स का अटैक हुआ था एंड किसके रेन में तैमूर का अटैक हुआ था, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। एंड हाँ, तो हुवर मुगल्स, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है कि दे वर द डिसेंडेंट ऑफ मंगोल्स एंड तैमूर, ठीक है, ऐसा माना जाता है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जो बाबर है ना, बाबर कभी मंगोल्स को अपना डिसेंडेंट नहीं मान सकता है जबकि है, ऐसा नहीं कि कुछ गलत नहीं लिखा है, वो है। क्यों नहीं मान सकता है? क्योंकि मंगोल्स की जो हिस्ट्री रही है ना वो बहुत ही हॉरिफाई रही है, मतलब हॉरिबल रही है, डरा देने वाली। बिल्कुल आते थे, लूटपाट करते थे, मतलब मार वार के लूटपाट करते थे फिर चले जाते थे। सो बाबर कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी हिस्ट्री ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो, लाइक वो कभी ये बोले कि मेरे मामा ये थे, मेरे मामा वो थे। अभी मैं बताती हूँ मामा कहाँ से आए बीच में।
क्यों कहा जाता है ऐसा मंगोल्स एंड तैमूर? क्योंकि जो बाबर की जो मॉम थी ना वो मंगोल्स से बिलोंग करती थी, ठीक है, चंगेज़ खां की फैमिली से बिलोंग करती थी। एंड जो उसके फादर थे वो बाबर के, वो तैमूर की फैमिली से थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप देखोगे कि जब तैमूर जब इंडिया पे इन्वेड करता है, इंडिया को इन्वेड करता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ कौन? तुगलक। तुगलक डायनेस्टी। लो, मैंने एक आंसर भी बता दिया। खैर आप बताओ कि मंगोल्स का अटैक किसके टाइम पीरियड के रेन में हुआ है, ठीक है, मुझे कमेंट में चाहिए वो आंसर। सो जब तैमूर ने आक्रमण किया, जब उसने इन्वेड किया इंडिया को, तो जो मुगल्स हैं ना वो अपना लीनेज स्टैब्लिश करेंगे किसके साथ? तैमूर के साथ। क्यों? मैंने अभी बताया था तैमूर के साथ में क्यों करेंगे। क्योंकि जितना भी हो बर्बाद दोनों ने किया है। ऐसा नहीं कि तैमूर ने बहुत अच्छा काम करके गया है, लेकिन जो मंगोल्स की हिस्ट्री है ना वो स्टार्टिंग से एंशिएंट से ही बहुत ही थोड़ी सी डेंजरस रही है, थोड़ी सी हॉरिबल टाइप की रही है। तो उसके साथ बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मेरा जो एसोसिएशन हो, लोग मुझे मंगोल्स की तरह से देखे। सो वो कहता है कि मैं तैमूर का वंशज हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से उसकी हिस्ट्री आगे चलती है। अच्छा, बात करते हैं जब बाबर इंडिया में आता है तो उसकी पॉलिटिकल कंडीशन क्या होती है। मैं हल्का सा आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ज़रा ध्यान से समझना। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ देखो, ये आपको यहाँ पे काबुल दिख रहा है, ये रहा काबुल, अफगानिस्तान वाले एरिया में। सो काबुल के थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना तो आपको फरगाना नाम की एक जगह मिलेगी। फरगाना वही जगह थी जहाँ से बाबर रूल करता था। इट डजंट मीन कि वो फरगाना से इंडिया को रूल करता था, नो, वो अपने एरिया में रूल किया करता था फरगाना से। तो वो फरगाना से आया था पानीपत में लड़ाई करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मुगल्स के टाइम पे, सॉरी, बाबर जब आया था उस टाइम पे पॉलिटिकल कंडीशन क्या हुआ करती थी। ओके, सो देखो, मान लेते हैं ये बनाया मैंने इंडिया का मैप, ठीक है यार, एज्यूम कर लो। ओके, ये जो गुजरात वाला रीजन है यहाँ पे था गुजरात सल्तनत, ठीक है। ये जो राजस्थान वाला रीजन है यहाँ पे कुछ राजपूत वगैरह थे, जैसे कि राजपूत ऑफ मेवाड़ करके थे, जोधपुर किंग्स थे, ठीक है। अगर आप डाउन साउथ में जाओगे तो इधर कहीं पे था विजयनगर एम्पायर था, ओके। फिर इधर कहीं पे था अहोम डायनेस्टी थी पावर पे बंगाल वाले रीजन के ऊपर। नो, बंगाल एंड बिहार में वो थे, अफगान्स थे, ठीक है। इधर आपकी कहीं पे थी अहोम डायनेस्टी, AHOM करके। एंड जो दिल्ली वाला जो एरिया था ना, आप देखोगे कि जो दिल्ली वाला एरिया था वो इब्राहिम लोदी वहाँ से राज कर रहा था, ठीक है। यहाँ से इब्राहिम लोदी राज कर रहा था दिल्ली वाले रीजन से। एंड हमें ये पता चलता है कि जो ये इब्राहिम लोदी था ना वो बहुत ही एरोगेंट रूलर था। मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। उसका जो रूल था ना वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था, बस कुछ ही एरिया तक में, ठीक है। मैंने बताया ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मैं पहला वाला लेक्चर करवा रही थी इसी क्लास का, तो मैंने बताया था कि किसके टाइम पे कितना पावर आता है, खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे, उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल करने का वाला जो सिस्टम होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो जब लोधीज आते हैं तो उनके पास उतनी पावर नहीं रहती जितना जितना अलाउद्दीन खिलजी वगैरह के पास में रहती है, ओके। एंड नीचे डाउन साउथ में जब आप नर्मदा नदी को क्रॉस करोगे तो वहाँ पे विजयनगर डायनेस्टी करके मिलेगी, वो राज किया करती थी। लेट मी रेस दिस ऑल फर्स्ट। अजीब सा लग रहा है बिकॉज मुझे ड्राइंग नहीं आती। अब ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे बस ये इतने एरिया था जहाँ पे कुछ लोग रूल किया करते थे। अपने वो बिहार एंड बंगाल वाले रीजन में वो अफगान्स रूल किया करते थे। एंड उस टाइम पे सिख्स की भी डेवलपमेंट हो रही थी। सिख्स नहीं, सिख जो होता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो वाला जो सिख थे ना उनकी भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गई थी। अब आप देखोगे ना कि बाबर फरगाना से आता है यहाँ पे रूल करने के लिए, ठीक है। तो किसके टाइम पीरियड के रेन में आता है? इब्राहिम लोदी के। तो जब वो आता है, एक्चुअली वो आता नहीं, उसको बुलाया गया होता है। कौन बुलाता है अभी मैं वो बाद में बताऊंगी। सो वो कहते हैं ना कि अपने घर में विभीषण होना, लाइक आस्तीन का सांप पालना, वही सारा सिस्टम है यहाँ पे भी। तो अभी वो एक अलग सा टॉपिक है, अभी मैं उसको भी बताती हूँ। तो जब बाबर फरगाना से ना आता है यहाँ पे रूल करने के लिए, तो जो इब्राहिम लोदी होता है उसको पानीपत वाला जो फील्ड होता है ना, पानीपत के मैदान में, वहाँ पे रोकता है। वहाँ पे एक लड़ाई होती है उन दोनों में। सो क्या होता है ना, तो उसको कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कब हुआ था? 1526। किसके किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब बाबर जीत जाता है तो वो खुद को स्टैब्लिश करता है दिल्ली में एंड कहता है मैं शहनशाह हिंदुस्तान हूँ, ठीक है। कहता है मैं शहनशाह हिंदुस्तान हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे रह गया शायद, ये जो मैंने इधर ऐसे बताया था ना, इधर ये जो 1 सेकेंड, ये जो आप जब डाउन साउथ जाओगे ना, वेट अ मिनट,
ये डाउन साउथ जाओगे ना तो यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर था ना, इस वाले एरिया में पर्टिकुलरली, तो इनका जो सराउंडिंग था ना, यहाँ पे था दक्खनी सल्तनत। दक्खनी सल्तनत कहने का ये मतलब है कि वहाँ पे शाही लोग रहा करते थे, लाइक अदीब शाही थे, कुतुब शाही थे, निज़ाम शाही थे, ऐसे करके लोग मिलेंगे, ठीक है। तो जब बाबर आता है पावर के पे जब बाबर पावर पे आता है ना, तो उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि जब वो आता है ना, तो उस टाइम पे देखो किस किस का डेवलपमेंट हो रहा है। सिक्स भी डेवलप हो रहे हैं, मतलब वो भी आगे उनका भी ग्रोथ हो रहा है। अफगान्स जो शेरशाह सूरी, उन लोग वगैरह जो ये लोग हैं अफगान्स लोग, उन लोगों को पसंद नहीं आएगा कि बाबर आ गया राज पे। तो बाबर जब 4 साल राज पे रहता है ना, तो चारों साल अफगान से उसकी लड़ाई होती रहती है, ठीक है। सो उसके बाद जो पोर्तुगीज़ मैंने बताया था कि पोर्तुगीज़ तो बहुत पहले ही आ गए थे। तो वो लोग ना साउथ में रहा करते थे। साउथ में मीन्स तो जो विजयनगर एम्पायर था उसके उनके एरियाज़ के जो आसपास ये पोर्तुगीज़ रहा करते थे। एंड आप देखोगे कि जो ये पोर्तुगीज़ होते हैं ना, उनके जो रिलेशन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं किसके साथ, विजयनगर एम्पायर के साथ में। उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर का राजा कौन था, तो कृष्णदेव राय करके एक इंसान था, वो था उसका राजा विजयनगर एम्पायर का, ठीक है। तो ऐसे करते करते जब बाबर अपने आप को दिल्ली में स्टैब्लिश करता है एंड कहता है मैं शहंशाह हिंदुस्तान हूँ, तो वहाँ से स्टार्ट होता है प्रॉपर मुगल डायनेस्टी। मतलब फाउंडेशन रख दी गई, सबको मतलब अपना रूल वगैरह स्टैब्लिश कर दिया गया, अब हमको बस आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताओ ज़रा, आई होप ये पॉलिटिकल कंडीशन क्या था जब बाबर ने इन्वेड किया इंडिया को, तो उसमें उस टाइम पर पॉलिटिकल कंडीशन क्या था वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो, मैं फिर से बता दूंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि जो इब्राहिम लोदी होता है ना, वो हार क्यों जाता है? यू नो वाई? बिकॉज इंडिया में ना उस टाइम पे वैसी टेक्निक्स नहीं थी जो आसपास के अलग कंट्रीज़ में यूज़ हो रही थी। मेनली जो बाबर आया ना इंडिया में, जब उसको इन्वेट करने आया ना, जब उसकी लड़ाई हुई इब्राहिम लोदी के साथ में, तो उसने एक टेक्निक यूज़ किया जिसका नाम था तुलगुमा टेक्निक, ठीक है। एनसर्कलिंग मेथड था, वो कहते हैं ना काइंड ऑफ चक्रव्यूह कह सकते हो उसको, वो वाला टेक्निक यूज़ किया। तो इस वजह से बाबर जीत गया। एंड सेकेंड, वो उसने ना तोप यूज़ किया। तोप समझते हो ना, वो जो आज के टाइम पे भी यूज़ होता है तोप। तो कहा जाता है कि इंडिया में वो पहला शख्स कौन था जिसने तोप का यूज़ किया, तो वो बाबर ही था, ठीक है। उसने ही सबसे पहले तोप का यूज़ किया। तो क्या हुआ था ना कि इसको खुद तो वो चलाएगा नहीं तोप, तो इसने टर्की, मतलब उस टाइम पे क्या था, टर्की ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था ना, ऑटोमन एम्पायर। तो वो ऑटोमन एम्पायर से मीन्स टर्की से 2 लोगों को बुलाया था कि आप आओ, आप यहाँ पे जाके इसके अगेंस्ट में तोप चलाओगे, ठीक है, मतलब इसके ऊपर। एंड आप देखोगे ना कि जब बाबर आएगा तो उस टाइम पे जब राजपूत वगैरह होते हैं उनको भी इन्वेट करेगा, मतलब उनके साथ भी उसकी लड़ाई होगी। एंड फिर बाबर राजपूत की पिटाई कर देगा, मीन्स उनको हरा देगा। अच्छा, आते हैं अपने ये थर्ड लाइन लिखा ना, जरा इस पे फोकस करना। ये जो दौलत खान होते हैं ना, पता है इब्राहिम लोदी के चाचा जी होते हैं ये दौलत खान। ये हेल्प करते रहते हैं बाबर को कि मतलब आप आइए इंडिया में एंड अटैक वगैरह करिए। तो जो इब्राहिम लोदी के चाचा होते हैं, आई थिंक चाचा ही हैं इसके, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कंफर्म करती हूँ, ठीक है। वैसे इब्राहिम लोदी के चाचा ने उसको बुलाया था, बाबर को बुलाया था इंडिया में इन्वेट करने के लिए। एंड ये जो दौलत खान है ना, इन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी, ठीक है। तो बेसिकली इनके चाचा ही हुए इब्राहिम लोदी के। अच्छा, बाबर इंडिया में आया क्यों था? टेल मी वन थिंग, बाबर इंडिया में क्यों आया था? यू नो वाई? क्योंकि मैंने बताया था कि बाबर कहाँ से रूल करता था, अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान में ना बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी रहती थी उस टाइम पे। उसी में से एक मतलब ट्राइबल कम्युनिटी का एक नाम था उज़्बेक ट्राइब्स, ठीक है। तो जो उज़्बेक ट्राइब वाले लोग थे ना, वो काफ़ी बाबर को परेशान किया करते थे एंड काफ़ी मतलब अटैक वगैरह किया करते थे बाबर के ऊपर। तो बाबर उनसे परेशान था। उसको ये था ना कि तैमूर, अभी बताया ना मैंने, तैमूर को अपना लीनेज मानता था, तैमूर एंड चंगेज़ खान को। चंगेज़ खान को तो नहीं बोलेगा, बट यस, तैमूर को एकदम वो मानता था। तो वो कहता है कि तैमूर 1398 में गया था इंडिया में अटैक करने के लिए, इन्वेट करने के लिए। मैं भी जाऊँगा, मेरा तो पूरा हक है, मैं तो उसी का वंशज हूँ, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा, तो मैं भी जाऊँगा। एक ये रीज़न था। दूसरा मैंने बताया कि इब्राहिम लोदी के चाचा जी ने इन्वाइट किया था उसको कि आओ आप इन्वेट कर लो, ठीक है, मतलब अटैक कर दो, ऐसा कुछ। एंड जब 1526 में जब बाबर जीत जाता है तो कहता है मैं जिहाद करने जा रहा हूँ, मीन्स मैं गाजी बन गया हूँ। मतलब कहने का ये है कि मैं इस्लाम का मैसेज कैरी करवाने जा रहा हूँ। जितने भी नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो सब पर अटैक करता है। एंड उसी में से देखोगे कि एक राणा संगा करके होते हैं, राणा संगा करके होते हैं एक, उन पर भी वो अटैक करता है। वो मेवाड़ के उस टाइम पे किंग हुआ करते हैं, ठीक है। जब ये राणा संगा पे अटैक करता है तो इन दोनों की लड़ाई होती है, राणा संगा की एंड ये बाबर की लड़ाई होती है खनवा में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ खनवा। आप मुझे कमेंट में बताओ ये कब हुआ था। सब लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आई होप लोग अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बाबर के बारे में बहुत ही ट्रिकी वर्ड सुना हुआ है, आई होप बहुत सारे लोगों ने सुना है। तो जिसे पता है ज़रा बताना खनवा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। खनवा के बाद में चंदेरी का भी युद्ध हुआ था,
वो भी बताओ तो किसके किसके बीच में हुआ था। ठीक है, अभी क्या होता है कि 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। तो बाबर कहता है जब मैं मरूं तो मुझे इंडिया वगैरह या फिर अपने मतलब किसी अलग देश में दफनाना मत, मुझे अपने अफ़गानिस्तान में ही दफनाना। तो जब वो मर जाएगा ना तो आप देखोगे कि उसको काबुल में ही दफनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी बाबर के बारे में। अब आ जाते हैं हुमायूं पे। अभी देखो, ये भी एक इनका भी एक अलग ही स्टोरी है, मैं बताती हूँ। जब बाबर अपने लास्ट स्टेज पे था, जब बाबर की जब डेथ होने वाली थी, तो उस टाइम पे ना ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था कि मैं मरूंगा तो मेरा बेटा ही बनेगा राजा। उस टाइम पे कोई भी बन सकता था। ठीक है, लाइक अब 4 बेटे, कौन से बेटे को बनाओगे यार। तो अब ऐसा होता है ना कि अगर हेरिडेटरी वाला प्रोसेस है तो बड़ा बेटा बनेगा। सो ऐसा वाला उस टाइम पे कोई प्रोसेस नहीं हुआ करता था। तो जब हुमायूं आया ना तो उसके टाइम पीरियड के रेन मतलब उसके रेन में थोड़ी सी चेंजेस हुई। उसके रेन के दौरान में थोड़ी सी चेंजेस हुई। तो बाबर ने कहा कि मैं जा रहा हूँ एम्पायर शेयर करना अपने ब्रदर्स में। कहने का ये मतलब है ना कि उसने बाबर ने ये मैसेज दिया कि मैं मेरे मरने के बाद में तुम लोग अपना अपना एम्पायर शेयर कर लेना, मतलब डिवाइड कर देना। इतना तुम इतने वाले एरिया में रूल करना, इतने में तुम्हारा भाई। अब बताया नहीं कि कौन से कितने में रूल करेंगे। ठीक है, बट एट दैट टाइम पे उसका जो भाई था ना, एंड वो भी जो था वो अलग अलग पोस्ट पे वो लोग थे लोग। ठीक है, तो अभी बात करते हैं ज़रा इनके बारे में, देख लेते हैं एक बार। तो फिर इस वजह से क्या होता है, ये जब बाबर ने बोल दिया होता है कि आप लोग डिवाइड कर लेना, हुमायूं से कहता है, तो इस वजह से ना इनके भाइयों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। एक होता है ना कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, अब वो बोलेगा मैं इधर जाऊँगा, वो भी बोलेगा कि मैं नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैं ही जाऊँगा उस एरिया पे। तो फिर लड़ाई होने लगती है। तो जो हुमायूं का एक भाई होता है, कामरान करके होता है, मिर्ज़ा कामरान करके होता है, वो काफ़ी थोड़े से वॉयलेंट हो जाता है एंड उसकी लड़ाई होती है हुमायूं के साथ में। तो हुमायूं को अपने खुद के भाई से लड़ाई करनी पड़ती है। एंड उसके बाद हुमायूं पे अफ़गान्स भी अटैक करने लगते हैं। मतलब वो अफ़गान्स तो मतलब हरकतों से बाज नहीं आ रहे ना, वो उनको तो पसंद ही नहीं आएगा कि कोई बाहर वाले आके मेरे पे रूल करे। खैर बाहर वाले वो भी थे, ऐसा नहीं कि वो इंडिया में ही पैदा हुए थे। ठीक है, बट स्टिल उनको पसंद नहीं आया कि ये लोग हम पे रूल करें। तो बाबर के साथ भी अफ़गान्स एक चैलेंज के रूप में ही थे। एंड ये हमारे ये नॉट हमारे बट हुमायूं के साथ में भी वो एक चैलेंज के रूप में ही थे। तो दोनों को चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। अच्छा, जो हुमायूं था ना, उसको जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ पे एंटर करना था। क्यों एंटर करना था? क्योंकि वो जो रीजन है ना वो बहुत ही फर्टाइल रीजन है। ठीक है, एंड इस वजह से अफ़गान्स के साथ में वो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में रहता था। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन आया कि जो पठान्स होते हैं ना, अलग अलग तरीके के कम्युनिटीज़ होते हैं, उसमें वैसे ही इंडिया में ऐसे कौन से रूलर थे जो पठान्स थे, या फिर ऐसी कौन सी डायनेस्टी थी जो पठान्स थी? कोई नहीं थी, बस 2 डायनेस्टी थी, याद रखो। बस जो लोधी डायनेस्टी आई एंड जो ये अफ़गान्स आए सूरी डायनेस्टी वाले, बस यही दोनों थे पठान्स। ठीक है, बाकी तो स्लेव डायनेस्टी थे। अभी मुग़ल एम्पायर चल रहा है, उधर देखा हमने तुगलक, उसमें भी स्लेव्स को ही हमने ज़्यादा देखा। ठीक है, तो जब पठान्स के बारे में कुछ भी पूछेगा तो बस 2 लोग थे जो पठान्स थे। कौन? एक लोधी डायनेस्टी वाले एंड एक सूरी डायनेस्टी वाले। ओके, फिर उसके बाद हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में एक लड़ाई होती है, चौसा की लड़ाई जिसको कहा जाता है, बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि जो शेरशाह सूरी होता है ना वो जीत जाता है। ओके, एंड जो हुमायूं होता है वो हार जाता है। तो हुमायूं क्या करता है ना, वो दिल्ली जाता है। उसके बाद अपने भाइयों को बुलाता है, कहता है यार मैं हार रहा हूँ, तुम लोग वहाँ पे बैठ के मज़े कर रहे हो। ऐसा नहीं बोलेगा, मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी स्टडी में भी इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए। एंड हिस्ट्री सबको वैसे ही बोरिंग लगता है। सो ऐसे इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो सबको याद हो जाएगा। तो हुमायूं दिल्ली जाता है वापस में एंड अपने भाइयों को कहता है कि मैं इधर हार गया हूँ, तुम लोग उधर क्या कर रहे हो, आओ मेरा साथ दो। ठीक है, मतलब बेसिकली कहें तो हुमायूं जो उनके जो भाई होते हैं हुमायूं के, वो उन सबको बुलाता है अपना साथ देने के लिए। तो फिर ये सब मिल के जाते हैं। ऐसा फिर लड़ाई होती है शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में। कहाँ पे? कन्नौज में। कन्नौज का सिग्निफिकेंस ज़रा आप कमेंट में बताओ। मैंने 3 वीडियो में पूछा है एंड किसी ने भी मुझे जवाब नहीं दिया है। सो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, कन्नौज का सिग्निफिकेंस हम एंशिएंट टाइम से देखते हुए आ रहे हैं एंड इवन आज प्रेजेंट टाइम में वो उत्तर प्रदेश के अंदर में आया है कन्नौज। ठीक है, तो कन्नौज में लड़ाई होती है। फिर उसके बाद फिर से हुमायूं हार जाता है। तो वो शेरशाह सूरी क्या ही सोचता होगा कि मतलब मैंने इसको एक बार हरा दिया, फिर से वापस ये मुँह उठा के चला आया। नेवरदलेस ये जोक था ये। ठीक है, उसके बाद में जब 1540 एंड जो 1555 वाला जो टाइम पीरियड होता है ना, उस पर रूल करते हैं दिल्ली एंड आगरा वाले रीजन पे सूरी डायनेस्टी। ठीक है, शेरशाह सूरी वगैरह जो होते हैं वो रूल ओवर दिल्ली। अब ये जब हुमायूं हार जाता है कन्नौज वाले बैटल में भी, तो वो भाग जाता है। कहाँ पे जाता है? अब वो ईरान भाग जाता है। ईरान भाग कर क्या करता है? अच्छा, जब ये सूरी डायनेस्टी जब पावर के ऊपर आई, तो जो ये शेरशाह सूरी है ना, उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए।
लाइक स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स किए, कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए। अभी मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है एनसीईआरटी में। मैं वैसे ही बहुत ही एक एनालिटिकल अप्रोच में करवा रही हूँ, ठीक है, तो उतना डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ अभी। जब आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। सो जब ये हुमायूं ना ईरान भाग गया था, ईरान से ये वापस आया कब, 1555 में। तो ईरान के जो उस टाइम पे राजा थे ना वो थे सफ़ाविद शाह, सफ़ाविद और यस सफ़ाविद शाह, नॉट शाफा, सफ़ाविद शाह। तो वो क्या करता है, उनके राजा की हेल्प लेता है, ठीक है। तो ईरान के राजा की हेल्प लेके वो फिर से दिल्ली को कैप्चर कर लेता है। जब वो दिल्ली को कैप्चर कर लेता है 1555 में, तो कहा जाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब थोड़ी सी जल्दी में ही, जब वो सीढ़ियों से उतर रहा होता है अपनी लाइब्रेरी में, वो कुछ काम करने के लिए जाता है। अभी लाइब्रेरी में क्या करने जाओगे, बुक्स पढ़ने जाओगे, बट एक कहते हैं कि एक बार जब वो लाइब्रेरी में बैठा होता है और वहाँ से आ रहा होता है तो वो सीढ़ियों से गिर जाता है और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। सो बी सेफ कभी आप सीढ़ियों से उतरे तो, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं अकबर पे, अकबर द ग्रेट जिसको कहा जाता है। अच्छा, जब अकबर पावर पे आया ना तो बहुत ही छोटा था, मतलब 13 साल का बच्चा क्या ही जानेगा। तो अकबर का एक रीजेंट हुआ करता था जिसका नाम था बैरम खान। आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है। समझ लो एक कटप्पा है एंड अकबर बाहुबली है, ठीक है। डिवाइड करते हैं अकबर के रेन को 3 टाइम पीरियड में, 1556 से लेकर के 1570 में। कहने का ये मतलब है ना, क्यों 3 टाइम पीरियड में, बिकॉज अकबर जो था ना उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है एंड बहुत ही अच्छा रूलर था, ठीक है। नेम से तो थे ये मुस्लिम, बट ऐसा इन्होंने मतलब लाइक जैसे बाबर किया था, हुमायूं किया था, आगे जाके जो औरंगज़ेब करेगा वो बाबर ने नहीं, सॉरी वो अकबर ने नहीं किया। जो इनकी पॉलिसीज़ थी वो बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ थी। एंड टू बी ऑनेस्ट ये मुग़ल डायनेस्टी का सबसे बेस्ट रूलर जो अगर कोई हम मुझसे पूछे तो वो अकबर ही था, ठीक है। इवन आपसे भी पूछे तो अकबर ही था, ठीक है। देन इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसीलिए क्योंकि इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत ही लॉन्ग टर्म तक रहा है। सो दैट इज़ वाई क्या होता है कि बैरम खान इसका सब कुछ देख रहे होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि ये छोटे होते हैं, ठीक है। एंड इस बीच क्या होता है, फिर से अफ़गान से लड़ाई होती है बैरम खान की। तो जो अफ़गान का सेनापति होता है हेमचंद करके नाम होता है, हेमचंद विक्रमादित्य करके नाम होता है, ठीक है, जिसको हेमू भी कहा जाता है। तो इनकी जो जब लड़ाई होती है ना, अफ़गान का जो सेनापति होता है, अभी मैंने नाम बताया हेमचंद विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से भी जानते हैं, एंड बैरम खान के बीच में होता है, तो उसको कहते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो वहाँ पे हेमू हार जाता है, ओके। एंड सून ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अकबर भी बड़ा हो रहा होता है। अभी जब लड़ाई होगी ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में लड़ाई हुई एक दिन में रिजल्ट्स आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो अकबर भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे एंड उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करवा लिया, ठीक है। कहने का ये मतलब है इंडिपेंडेंट वो पहले भी थे, बट पहले वो इमेच्योर थे ना, वो अभी कुछ उतना उनका जो माइंडसेट था वो डिसिसिव नहीं था, वो कुछ डिसीजन नहीं ले सकते थे क्योंकि वो बहुत ही छोटे थे। तो उनके बिहाफ पे डिसीजन कौन लेता था, बैरम खान लेता था, ठीक है। उसके बाद जब अकबर मैच्योर होते हैं तो वो खुद ही अपने मिलिट्री एक्सपेंसेस करते हैं। उन्होंने खुद ही अपनी मिलिट्री एक्सपेंसेस की शुरुआत करी। उन्होंने सूरी डायनेस्टी के साथ भी, अफ़गान्स के साथ भी लड़ाई करी एंड ऑफ कोर्स जीत भी गए। मालवा एंड गोंडवाना वाला जो रीजन है उस पर भी अटैक किया था इन्होंने। एंड आप देखोगे कि जो ये फैमिली मेम्बर, अच्छा ये मालवा एंड गोंडवाना वाला रीजन कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। ज़रा बताना मुझे कमेंट में। उसके बाद में फैमिली मेम्बर में भी जो कोई भी रिवॉल्ट कर रहा था उनकी भी पिटाई कर दी अकबर ने। एंड फिर उसके बाद में पॉलिटिकल एक्सपेंशन किया। 1568 में क्या होता है कि चित्तौड़ पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। एंड फिर सेनापति को भेजते हैं जिसको मनसबदार कहा जाता है। ये सब क्या होता है, मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ओके। अभी जानो टाइमलाइन किसने क्या 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 किया, ओके। फिर 1569 में आप देखोगे कि ये जो अकबर होते हैं वो रणथंभौर को भी कैप्चर कर लेते हैं, ओके। बिहार एंड बंगाल को भी कैप्चर किया इन्होंने, गुजरात पे भी अटैक किया। एंड देन अच्छा, सूरत में जो सी है ना, उन्होंने जो अकबर जो थे वो पहली बार उन्होंने सी देखा था, तो वहाँ पे अकबर ने एक पोर्ट बनवाया एंड सूरत बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस और लोकेशन, या फिर कह सकते हो आप, फॉर अकबर, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने काफ़ी मतलब पॉलिटिकली एक्सपांड किया खुद को, ठीक है। फिर 1770 से लेकर के 1585 मैंने अभी बताया, गुजरात, ईस्टर्न बिहार, बंगाल, ओडिशा, इन सब पे अटैक किया। फिर 1585 से लेकर के 1605 तक अकबर का जो एक्सपांशन था वो हो चुका था। कैंपेन्स बहुत सारे लॉन्च हुए थे नॉर्थ वेस्ट में। ये कांदाहार वही वाला रीजन है जहाँ पे एक बार हाईजैक हुआ था हमारा प्लेन। अगर किसी ने इंटरनल सिक्योरिटी कोई पढ़ लिया होगा, अभी कहाँ से पढ़े होगे, अभी तो फ्रेशर्स वाला चल रहा है, बिल्कुल बेसिक्स चल रहा है, बट स्टिल कांधार वॉज द रीजन जहाँ पे हमारा जो प्लेन था वो हाईजैक हुआ था, ठीक है। एक्चुअली वहाँ पे हाईजैक नहीं हुआ था, वहाँ यस। कश्मीर को भी एनेक्स किया, काबुल को भी किया मिर्ज़ा हकीम के डेथ के बाद में। कैंपेन्स जो थे ना वो डेक्कन में वो भी शुरू हो चुके थे।
एंड बहुत सारे पार्ट्स को लाइक अहमदनगर, ये मैंने आई थिंक स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, वहाँ पे अहमदनगर था, वहाँ उसको भी अकबर ने एनेक्स किया। ठीक है, आप देखोगे कि जब जो ये मैंने बताया था कि बाबर के टाइम पीरियड में बाबर जो रहता है वो राजपूत के साथ बहुत ही लड़ाई करता है। तो जो ये अकबर होता है ना, इनकी जो माइंड सेट होता है, इनका जो इन्होंने जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करी यूज़ करी होती है, वो काफ़ी मतलब यू कैन से क्लेवर होता है। मतलब बहुत ही होता है ना कि किसी का माइंडसेट है वो राजा बनने लायक है, तो वैसी वाली इन्होंने कुछ टेक्निक अपनाई थी, क्योंकि इन्होंने ना राजपूत के साथ कभी लड़ाई नहीं किया। इन्होंने उनको भी रिस्पेक्ट दिया, उनको भी अपने ऑफिस में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंट किया एज मनसबदार, और मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट पे अपॉइंट किया था। ठीक है, अच्छा, डेक्कन वाले रीजन तक भी अपना ये पावर लेकर के गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू मिल रही थी, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है डेक्कन वाला, साउथ वाला जो अपना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जहांगीर पे आते हैं। ये जो जहांगीर थे ना, ये भी इनका भी कुछ अलग ही कहानी है। जब ये अकबर अपना कॉन्सोलिडेशन कर रहे थे, मतलब एक्सपांशन कर रहे थे, तो वो तो जहांगीर के टाइम पे रहता ही है। जहांगीर का जो रिलेशन होता है ना राजपूत के साथ एंड सिख्स के साथ, वो अच्छा नहीं होता है। जबकि मैंने बताया कि जो अकबर जब अपना जब रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, तो वो उनका जो रिलेशन होता है राजपूत एंड सिख, मतलब वो सबके साथ बिल्कुल प्यार से रहते हैं। ठीक है, उनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज़ होती है वो भी उतनी कठोर नहीं होती, लाइक कि बोले कि लोग बोले, हमारी जनता बोले कि कोई मुस्लिम रूल कर रहा है, दैट इज़ वाई हिंदू को परेशान कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं था अकबर के टाइम पीरियड पे, बहुत ही एफिशिएंट रूलर थे अकबर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आप देखोगे कि जहांगीर के टाइम पीरियड तक आ गई थी, लाइक विलियम हॉकिंस एंड थॉमस रो आ गए थे जहांगीर के कोर्ट में अपने ट्रेड के परमिशन लेने के लिए। ओके, एंड ये जो जहांगीर होता है ना, जो जब अकबर ने जिस जिस राजपूत किंग्स को अपॉइंट किया था एज अ मनसबदार इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब के साथ लड़ाई करेगा ये जहांगीर, ऐसा होता है। एंड जहांगीर का उसकी जो वाइफ होती है नूरजहाँ, उसका बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, नॉट इंडियन हिस्ट्री में नहीं, इसी मुगल एम्पायर में ही। वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। आ जाते हैं शाहजहाँ की तरफ। शाहजहाँ वही जिन्होंने ताजमहल बनवाया। ये जो शाहजहाँ था, इसने इसको पहली बात तो डेक्कन को कंट्रोल करना था। ठीक है, उसके बाद इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया आगरा से दिल्ली। ठीक है, एंड उसके बाद में उस टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था, कंटेम्प्रेरी में आपको कनेक्ट करते हुए चलना है, पढ़ना है। ठीक है, मराठास भी ग्रो हो रहे थे, एंड इस वजह से अभी देखो, डेक्कन भी चाहिए, अपना कैपिटल भी शिफ्ट कर लिया आगरा से दिल्ली, मराठास भी आगे पावर पे आ ही रहे हैं। उसकी वजह से ना ये सारे कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। क्यों कॉन्फ्लिक्ट में आ गए? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पार्ट था ना, मोस्ट ऑफ पार्ट जो था उस टाइम पे, ये मराठास भी तो रूल कर रहे थे। अगर अगर कहीं को मराठास रूल कर रहे हैं और वही वाला एरिया मुझे चाहिए, तो भाई कॉन्फ्लिक्ट तो होगी, लड़ाई तो होगी ही। ठीक है, एंड उसके बाद में आप देखोगे कि जो ये नॉर्थ वेस्ट वाला जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एट दैट टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही हुआ करता था, पार्टीशन के बाद सब अलग अलग हुआ है, पार्टीशन के बाद में। सो जब शाहजहाँ का रेन आया ना, तो उस टाइम पे जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का उस टाइम का, वो मुगल्स के हाथ से चला गया। 1631 में बंगाल पे इसने कंट्रोल किया, एंड वहाँ से पोर्तुगीज़ को भगा दिया, बोला कि तुम जाओ यहाँ से, हम ट्रेड व्रेड नहीं करने देंगे तुमको। एंड फिर उसके बाद अपने बेटे, इसका जो बेटा था औरंगज़ेब, उसको भेजा डेक्कन, वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। 1657 से लेकर के 1658 तक शाहजहाँ काफ़ी वीक हो गया, एंड उनके जो बेटे थे ना, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई। उसके बेटे का नाम क्या क्या था? पहला था औरंगज़ेब, फिर था दारा शिकोह, दूसरा था सूजा। जो औरंगज़ेब था वो साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब जो साउथ में, मैंने बताया ना कि डेक्कन भेज दिया था, तो वो वहाँ डेक्कन पे रूल कर रहा था। दारा शिकोह जो था वो आगरा एंड दिल्ली वाला रीजन में वो युवराज था। जो सूजा था वो बंगाल में रूल कर रहा था। तो दारा शिकोह था ना, उसके बीच में और औरंगज़ेब के बीच में लड़ाई हो जाती है। क्यों? फॉर पावर लड़ाई होती है। ठीक है, तो उसको एक समुद्रगढ़ नाम की जगह होती है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मैं बता रही हूँ। समुद्रगढ़ नाम की जगह होती है, वहाँ पे लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में, तो दैट इज़ वाई इसको कहा जाता है द बैटल ऑफ समुद्रगढ़। ओके, उसके बाद आप देखोगे कि जब ये हार जाता है दारा शिकोह, तो वो सिख गुरुज के पास चला जाता है। ओके, एंड जब ये सिख गुरुज के पास जाता है ना, तो औरंगज़ेब मतलब उधर से फिर से ये वापस आता है, तो फिर से अभी आएगा तो क्या करेगा? सिख गुरु का साथ लेकर के ही आएगा। ऐसा थोड़ी है कि सिख गुरु के पास गया तो पूजा करने तो गया नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब वो उधर से वापस आया तो सिख गुरु ने भी उसका साथ दिया था लड़ाई करने में। एंड 1633 में आप देखोगे कि जो औरंगज़ेब है वो अहोम को एनेक्स कर लेता है, यूसुफ को भी हराता है, एंड जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है इंडिया का, उस पर भी अटैक करता है, जहाँ पे सिख्स वगैरह जो थे वो बिलोंग करते थे, नॉट बिलोंग तो नहीं करते थे, बट येस वहाँ पे भी वो अटैक करता है। ओके, सो अभी के लिए, अच्छा एक और चीज़,
उस टाइम पे जब मराठास पे जब ये अटैक करता है ना, तो उस टाइम पे जैसे शिवाजी वगैरह, मराठास रूलर में शिवाजी वगैरह ऐसे पावरफुल रूलर्स आ गए थे। अब जो ये औरंगज़ेब होता है ना, इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी इतनी मतलब ये इतना रिलीजियस बाइकॉटरी होता है ना, कि मतलब है मुस्लिम तो मुस्लिमों के फेवर में ही काम करेगा। मैं फिर से बता रही हूँ, उस इसको कोई मतलब अलग वे से मत देखना एंड फिर अपने में ही लड़ाई करने मत लग जाना। ये बस स्टडी के बारे में जो दिया है वही पढ़ा रहे हैं, ओके। सो ये औरंगज़ेब है ना, तो इसकी जो पॉलिसीज होती हैं, रिलीजियस पॉलिसीज़ लाइक टैक्सेस वगैरह लगाना, वो सब नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं करवाऊंगी, डोंट वरी, चिंता की बात नहीं है। उसके तो जो उसका बेटा होता है ना, उसका भी नाम अकबर होता है, तो वो खुद रिवोल्ट कर देता है इसके अगेंस्ट, अपने मतलब पापा के अगेंस्ट। उसका पापा कौन? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का बेटा कौन? अकबर, मीन्स अकबर टू, ऐसे करके पढ़ना, ठीक है। तो इतने सारे एक्सट्रीम मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से, अपनी रिलीजियस पॉलिसीज़ की वजह से औरंगज़ेब का जो पावर होता है ना, वो डिक्लाइन हो जाता है। एंड जब औरंगज़ेब के बाद में जितने भी रूलर्स आते हैं, वो एक तो वो होते ही वाहियात टाइप के हैं, ठीक है। एंड उनमें वो एबिलिटी नहीं होती कि वो एक एम्पायर वो चला सके। एंड इस वजह से मुग़ल एम्पायर आगे डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद से हमारा मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है पूरे अभी तक यूपीएससी में जितने भी सब्जेक्ट हैं। मेरा फेवरेट है मॉडर्न इंडिया। मैं बहुत अच्छे से करवाऊँगी, फ़िलहाल अच्छे से तो मैं ये भी करवा रही हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। सो ये चैप्टर लगा कैसा, मुझे कमेंट में बता देना। एंड जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर कर देना, ओके। एंड ऑफ कोर्स आप यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हो। बेनिफिट आपका या कुछ नहीं करना, नंबर कॉपी पेस्ट करो एंड जस्ट कांटेक्ट हिम। सो थैंक यू वेरी मच।